ससुराल में रहना है तो अंधा बनना पड़ेगा। खन्ना हवेली का डाइनिंग एरिया बेहद आलीशान है, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी घुटन है। बड़ी मेज पर कीमती बर्तन सजे हैं। माया, छाया और रानी तीनों बहुएं खामोशी से खाना लगा रही हैं। विजय मेज की मुख्य कुर्सी पर बैठा है और अपनी उंगलियां मेज पर थपथपा रहा है। वो सब्जी और रोटी का पहला कौर खाते ही, अरे ये क्या बनाया है? इसमें नमक इतना ज्यादा है। तुम्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आया क्या? पापा जी, वो शायद अंदाजा गलत हो गया। मैं अभी इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। पापा जी, गलती हो गई। मैं अभी दूसरी सब्जी बनाकर ला देती हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। छाया बिना किसी बहस के तुरंत किचन की तरफ भागती है। बाकी सब लोग अपनी गर्दन झुकाए बैठे हैं। रानी आगे बढ़कर विजय की थालियों में रोटी परोसने लगती है। पिताजी, सब्जी आती है, तब तक मैं आपको बाकी खाना सर्व कर देती हूँ। आप शुरू कीजिए। रानी, तूने अभी तक मेरे कपड़े वगैरह अलमारी से बाहर निकाल रखे हैं या नहीं? हाँ, सब रख दिए हैं। मैंने सब कुछ प्रेस करके बेड पर सजा दिया है। आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे आज बहुत जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है, देर मत किया करो। तभी विजय का फोन बजता है। वो फोन रिसीव करता है और उसकी आवाज अचानक भारी और रहस्यमयी हो जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। हाँ ठीक है, आप पैसा पहुंचा दो, आपका काम हो जाएगा, फालतू बात मत करो। विजय फोन रखकर गला खखारता है। सब लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तभी कविता रसोई से भागती हुई ताजी सब्जी का कटोरा लेकर आती है। पापा जी, ये लीजिए, एकदम ताजी सब्जी बनाई है। अब नमक बिल्कुल सही होगा। अब नहीं खाना, रहने दो। मेरा मूड खराब कर दिया तुमने सुबह सुबह। बोलता हुआ विजय उठकर खड़ा हो जाता है। सुनिए जी, भूखे मत जाइए, थोड़ा सा तो चख लीजिए। उसने इतनी मेहनत से बनाया है। अरे तुम चुप रहो। इतनी चिंता थी तो पहले ध्यान रखना था। अब जाकर तुम्हारे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। अब मुझे काम है, मुझे जाना है। यहाँ बैठकर तुम लोगों की बकवास सुनने का समय नहीं है मेरे पास। विजय झटके से उठता है और बाहर चला जाता है। आशा सिर झुका लेती है। बड़ा बेटा अपने कमरे में चला जाता है और माया उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा आधा खुला है। शर्ट कहाँ रखी है? सब कुछ निकाल के रखने के लिए कहा था ना मैंने। हाँ, यही तो है शर्ट। मैंने इसे अभी तो अलमारी के पास रखा था। जतिन शर्ट उठाता है। ये प्रेस नहीं है, तुझे एक काम ठीक से करना नहीं आता। वो माया को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मारता है। माया का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वो अपनी मुंडी नीचे कर लेती है और एक शब्द भी नहीं बोलती। छाया कमरे के बाहर खड़ी ये सब देख लेती है पर कुछ नहीं कहती। यहाँ यही नियम है, जो देख रही हो उसे भूल जाओ, वरना जीना मुश्किल होगा। छाया चुपचाप वहां से हटकर बाहर हॉल में जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक रानी के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। माया और छाया दोनों दौड़कर वहां पहुंचती हैं। ललित कमरे में रानी के बाल पकड़कर खींच रहा है। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। अरे, इतनी सी गलती पर आप क्यों मार रहे हैं? मैंने तो बस सफाई की थी। इतनी सी गलती? तुझे कहा था ना कि मेरी फाइल को खोलकर मत देखना। तूने उसे क्यों छुआ? मैंने खोलकर देखा, लेकिन जो मुझे पता चला है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे मत मारिए आप। ललित उसे फिर से धक्का देता है। माया और छाया ये सब देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो चुपचाप वहां से वापस लौट जाती हैं। उन्हें पता है कि बीच में पड़ना मना है। कुछ समय बाद हॉल में अनिल बैठा टीवी देख रहा है। माया पास ही झाड़ू लगा रही है। भाभी, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो ना, बड़ी प्यास लगी है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आप छोटी वाली यानी छाया को बोल दो। आप लोग बोल दो उसे, वो तो पास ही खड़ी है। आपको तो पता है इस घर में कोई किसी की बात नहीं करता, सब अपने काम से मतलब रखते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, आप जाओ, मैं खुद ही बोल देता हूँ। वो छाया को आवाज देता है। छाया रसोई की तरफ जा रही होती है। वो रुकती है। जी, क्या हुआ? फिर चाहिए आपको? हाँ, एक गिलास पानी ला दो और जरा जल्दी लाना, मुझे बाहर निकलना है। छाया बिना कुछ कहे पानी लेने चली जाती है। खन्ना परिवार का असली चेहरा समाज के लिए सफेद है, लेकिन पर्दे के पीछे ये लोग एक खतरनाक माफिया गैंग चलाते हैं। वसूली और किडनैपिंग उनका रोज का काम है। एक दिन हॉल में आशा बैठी है। उनके पास उनका छोटा बेटा बैठा है। बाकी तीनों बहुएं झाड़ू पोछा के काम में व्यस्त होने का नाटक कर रही हैं, पर कान यही हैं। बेटा, तू भी अब शादी कर ले। तेरे बड़े भाइयों के घर बस गए हैं, अब तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए लड़की देखने की क्या जरूरत है? मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है माँ। अच्छा, कौन है वो? क्या वो हमारे खानदान के तौर तरीकों को समझ पाएगी? तभी विजय वहां आता है। अरे ठीक है, उसे बता देना कि अगर यहाँ रहना है ससुराल में तो उसे अंधे बनकर रहना होगा।
हाँ पापा, मैंने उसे पहले ही थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है। वो समझदार लड़की है। बेटा तू फिर भी एक बार सोच ले, अगर उसने बाहर जाकर किसी को कुछ बोल दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। जैसे बाकी भाभियां रहती हैं वैसे ही उसे भी रहना होगा। अगले दिन छोटा बेटा अनिल अपनी गर्लफ्रेंड कविता से एक गार्डन में मिलता है। वो काफी खुश और उत्साहित दिख रहा है। मैंने घर वालों से सारी बात कर ली है। माँ और पापा मान गए हैं। अब जल्दी ही तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आने वाले हैं। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे पापा इतनी जल्दी मान जाएंगे। तभी अचानक सड़क के किनारे एक पति अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके हाथ से सब्जी का झोला गिर गया है। कविता उसे देखती है और अरे ये क्या बदतमीजी है, रुको मैं इसको बोलकर आती हूँ। ऐसे कैसे चिल्ला रहा है ये? अरे रहने दो ना, हमें क्या लेना देना, वापस आओ यहाँ। लेकिन वो नहीं रुकती और उस आदमी के पास पहुंच जाती है। क्या वो तुम्हारी बीवी है? तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है। ऐसे चिल्ला रहे हो तुम उस पर जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। धन्यवाद बेटा, आपने पहली बार मेरी तरफ से बोला, वरना औरतों की तरफ से यहाँ कोई नहीं बोलता। आंटी आप डरा मत कीजिए, सब्जी ही गिरी है ना, उठाकर दोबारा रख लो। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? वहाँ अनिल भी आता है। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। इतनी छोटी सी बात तुम सड़क पर लड़ने लगी। हाँ मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ। मैंने सोचा था कि तुम भी मेरा साथ दोगे। तुम अभी ससुराल नहीं गई हो ना। जब तुम ससुराल में आओगी तो तुम बहुत कुछ बर्दाश्त करना अपने आप सीख जाओगी। क्या मतलब? क्या तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता है? अब मेरा मतलब था कि परिवार में तालमेल बिठाने के लिए कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। चलो अब देर हो रही है। कविता से शादी की बात करके अनिल अपने घर चला जाता है। कविता भी अपने घर पहुंचकर हॉल में अपने मम्मी पापा से, पापा मम्मी एक लड़का है जिसे मैं बहुत सालों से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा है और मैं उसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटी शादी के बाद वैसे भी तुझे ही उसके साथ में रहना है, तो अगर तू उसे जानती है, समझती है और वो तुझे अच्छी तरह जानता और समझता है तो हम कौन होते हैं तुझे रोकने वाले। मम्मी पापा से बात करके कविता शादी की बात फिक्स कर देती है। फिर कुछ हफ्तों बाद दोनों की शादी का दिन आता है। शादी एक बड़े आलीशान होटल में होती है। फिर कविता अनिल के साथ विदा होकर उसके घर पहुंच जाती है। पूरा घर सजा हुआ है, चारों तरफ लाइटें लगी हैं। खन्ना परिवार का रसूख साफ दिख रहा है। घर की दहलीज पर अनिल के साथ खड़ी कविता से हॉल में खड़ी आशा। स्वागत है बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, गृह प्रवेश करो। नई बहू घर की दहलीज पर खड़ी होती है। वो कलश गिराने ही वाली होती है कि विजय की दहाड़ गूंजती है। अरे जल्दी करो, इतनी देर हो गई है। रस्में करने में ज्यादा वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर आओ जल्दी। नई बहू हैरान रह जाती है। वो देखती है कि ससुर की आवाज सुनते ही सब लोग अचानक खामोश हो गए हैं। सबका चेहरा नीचे झुक गया है। ये क्या हुआ? पापा जी इतनी जोर से बोले और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। सब ऐसे चुप क्यों हो गए? वो बिना कुछ बोले अंदर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठकर रसोई में जाती है। वहाँ उसकी जिठानी माया पहले से खड़ी है। जिठानी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सब लोगों को नाश्ते में क्या पसंद है क्या नहीं, जरा आप ये बता दीजिए। दाल, चावल, सब्जी और पूरी बना लो। सबको तीखा और मसालेदार खाना ही पसंद है, कम मिर्च मत डालना। तभी वहाँ छाया भी आती है और मसाला स्टैंड में रखे मसाले और पनीर की तरफ इशारा करके, मैंने ये सारा सामान यहाँ निकाल के रख दिया है, अब जल्दी से खाना बना लो और समय का ध्यान रखना। छाया के पीछे रानी भी आती है। अच्छा बनाना और टाइम से बनाना, बस इतना ध्यान रखना। तीनों बहुएं अपनी बात कहकर वहां से तुरंत चली जाती हैं। नई बहू वहां अकेली खड़ी रह जाती है। वो उन सब के व्यवहार से बहुत चकित है। अरे ये कितने अजीब लोग हैं ना, ना ही मुझसे अच्छी तरह बात की और ना ही कुछ और बोला। आपस में भी कोई बात नहीं की और चले गए। खैर कोई बात नहीं, शायद यहाँ की बहुओं के लिए यही नियम होता होगा। मैं अपना काम शुरू करती हूँ। वो अकेली ही पनीर टिक्का, हलवा, खीर और पूड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। थोड़ी देर में सब लोग खाने के लिए जमा होते हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि चम्मचों की आवाज भी भारी लग रही है। कोई किसी से बात क्यों नहीं कर रहा, सब बस खाने पर ध्यान दे रहे हैं। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी कहना था, वो घर की मरम्मत को लेकर। अभी कुछ भी मत कहो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। जब टाइम होगा तब बात करेंगे। अरे ससुर जी, मम्मी जी ने तो आपसे इतने प्यार से कहा, आप कम से कम सुन तो लेते कि वो क्या कहना चाहती हैं। तुम चुप रहो, नया खून है, ज्यादा मत बोलो। अपना खाना खाओ और कमरे में जाओ। नई बहू को बहुत अजीब लगता है। वो खाना सर्व करना जारी रखती है। बाद में वो माया के पास जाती है जो बरामदे में बैठी है। दीदी, यहाँ पर कोई किसी से बात क्यों नहीं कर रहा और ससुर जी इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? यहाँ ऐसे ही चलता है, तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो वरना मुश्किल होगी। धीरे धीरे तुम खुद सब समझ जाओगी।
उसके बाद 4-5 दिन बीत जाते हैं। नई बहू देखती है कि घर में मर्दों की पूरी सत्ता है और औरतों की कोई आवाज नहीं है। एक दोपहर अशोक अपने कमरे में बैठा अपनी पत्नी छाया को चिल्लाकर बुलाता है। छाया हॉल में दौड़कर किचन में जाती है और पानी लाती है, पर हॉल में उसका पैर कालीन में फंस जाता है और पानी थोड़ा सा छलक जाता है। कुछ देर बाद वो कमरे में अशोक, इतनी देर लगा दी तुमने और ऊपर से पानी भी गिरा दिया। मैं पानी ला ही रही थी, मेरा पैर फंस गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। वो छाया को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। नई बहू ये देखकर दौड़ कर आती है। ये क्या हो रहा है? आप इतनी सी बात पर उन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूं, तुम अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में मत पड़ो। तभी वहां अनिल आता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आपके भाई भाभी को मार रहे हैं। इसे क्या पता हमारे घर के नियम के बारे में। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ और इन सब बातों पर ध्यान मत दो। अशोक अपनी पत्नी छाया के बाल पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाता है। नई बहू उसे बचाने की कोशिश करती है। छोड़ दीजिए उन्हें। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग इंसान नहीं हैं? माया और रानी दूर खड़ी खामोश है। आशा भी वहीं पर है और उनकी गर्दन झुकी हुई है। माँ जी, आप लोग क्यों चुपचाप खड़े हैं? कुछ तो कहिए। बहू, तुम भी अब चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुझे क्या दिख रहा है? छोटी, तुम भी चुप रहो। इस ससुराल में रहना है तो अंधा बनकर रहना पड़ेगा। बोला ना मैंने, जाओ अपने कमरे में। कविता अपने कमरे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ फंसी है। वो पूरी रात सो नहीं सकी। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही और दिन के उस थप्पड़ की गूंज उसके कानों में बजती रही। वो अगले कुछ दिन बड़ी बारीकी से इस घर के माहौल को देखी और समझ गई कि इस घर में जो होता है बहुएं देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। फिर एक दिन हॉल में खड़ी होकर, ये घर नहीं जेल है और यहाँ की बहुएं कैदी हैं जो अब अपनी बेड़ियों से प्यार करने लगी हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। उसके अगले दिन अपने कमरे में बैठे हुए उसे याद आया कि कॉस्मेटिक का सामान नहीं है। उसने अपने पति को फोन लगाया ताकि वो मार्केट जाने की इजाजत ले सके। उठा लो ना, कितनी बार रिंग जा रही है, पता नहीं कहाँ बिजी है। 4 बार फोन करने के बाद भी पति ने फोन नहीं उठाया। उसने आशा को ढूंढा पर वो अपने कमरे में पूजा कर रही थी। नई बहू ने तय किया कि वो बिना बताए पास के मार्केट तक चली जाएगी और थोड़ी देर में लौट आएगी। वो चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गई। करीब 1 घंटे बाद जब वो मार्केट से वापस आई तो घर का मंजर बदला हुआ था। पूरा परिवार हॉल में सोफे पर कतार से बैठा था, जैसे किसी अपराधी का इंतजार हो रहा हो। तुझे भी अब बिना बताए बाहर जाने की बीमारी हो गई है? तुझे पूछना तो चाहिए था ना। माँ जी, वो मुझे बहुत जरूरी काम था और मैंने इन्हें फोन भी लगाया था पर इन्होंने उठाया नहीं। कहाँ गई थी तुम? सब लोग यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू गायब थी। मैं मार्केट गई थी। मुझे मार्केट जाने के लिए पूछने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मैंने फोन लगाया था साथ चलने के लिए, पर लगा नहीं। लगा नहीं था तो तू गई क्यों? तेरा काम है कि तू मुझसे पूछे बिना घर की दहलीज पार न करे। वो अचानक उठा और उसने नई बहू को एक खींच कर थप्पड़ मारा। नई बहू का सिर घूम गया। उसने गुस्से में अपने पति की तरफ देखा। हमारे यहाँ कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें हमेशा से पता है कि मैं ऐसी ही हूँ। मुझे गुलामों की तरह रहने की आदत नहीं है। तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? जबान संभाल कर बात कर बहू, हमारे खानदान में औरतें जबान नहीं लड़ाती। अनिल कविता को 2-3 थप्पड़ और मारते हुए, अब बोल और बोलेगी? तुझे शर्म नहीं आती बड़ों के सामने चिल्लाते हुए? बाकी बहुओं की तरफ देखते हुए कविता बोलती है, आप लोग चुप क्यों हो? आप में से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है कि मुझे मार रहे हैं और आप लोग तमाशा देख रहे हो? बहू, मैंने पहले ही कहा था ससुराल में रहना है तो अंधा बनकर रहना पड़ेगा। ले जाओ इसे कमरे में और जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए इसे बाहर मत निकलने देना। उसका पति उसे हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। नई बहू फूट फूट कर रोने लगी। फिर शाम को ही दरवाजा खुला और उसकी बड़ी जेठानी माया अंदर आई। उसके हाथ में खाने की थाली थी। खाना खा लो, रोने से यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। दीदी, आप कैसे रह लेती हैं यहाँ? वो मुझे मार रहा था और आप बस देख रही थी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हाँ, चाहे कितने भी सवाल हों उनके जवाब जानने की कोशिश मत करो। ससुराल में रहना है तो अंधा बनकर रहना पड़ेगा। हम भी इतने दिनों से अंधे बनकर ही रह रहे हैं। अपनी सलामती इसी में है। नहीं दीदी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये गलत है और गलत के खिलाफ बोलना जुर्म नहीं है। तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना यहाँ की दीवारें भी सुनती हैं। अपना ख्याल रखना। माया थाली रखकर चली गई। नई बहू ने खाना नहीं छुआ। वो कमरे की खिड़की से बाहर देखती रही। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी उसे नीचे गैराज की तरफ कुछ आवाजें सुनाई दी। उसका पति किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो चुपके से खिड़की के पास गई। मैंने कहा ना कि रकम कम नहीं की जाएगी। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो तुम जानो, फिर उसकी जान चली जाएगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कल सुबह तक माल पहुंच जाना चाहिए।
नई बहू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद वो कोई बिजनेस की बात कर रहे होंगे, पर जान चली जाएगी शब्द ने उसे डरा दिया। अगले दिन सुबह घर में सन्नाटा था। सब लोग कहीं बाहर गए थे, सिर्फ बहुएं घर पर थीं। तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। नई बहू ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक फटे पुराने कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो गिरती पड़ती नई बहू के पैरों में गिर गई। बिटिया बचा लो मुझे, मेरे पास इतना ही है, इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं हो पा रहा, मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? शांत हो जाइए। आपका बेटा कहाँ है? अपने पति से कहना कि मेरे बेटे को छोड़ दे। बड़ी मुश्किल से मैं आपके घर का पता करके आई हूँ। मेरा इकलौता सहारा है, वो मेरा इकलौता बेटा है। किसने अपहरण किया है? किसने फिरौती मांगी है आपसे? आपके पति और आपके जेठ पूरा शहर जानता है कि वो लोग क्या हैं। मैं जानती हूँ कि वो चाहे तो एक चुटकी में मेरे बेटे का काम खत्म कर सकते हैं। वो बहुत बड़े गुंडे हैं, प्लीज बचा लीजिए उसे। नई बहू को जैसे काटो तो खून नहीं, उसे गहरा शौक लगा। वो कांपते हुए छत में कपड़े सुखा रही अपनी जेठानी छाया के पास गई। दीदी, बाहर एक औरत आई है, वो कह रही है कि हमारे घर के लोग किडनैपिंग करते हैं। क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता और हमें इस बारे में बात भी नहीं करनी। जाओ अपना काम करो। नई बहू समझ गई कि यहाँ सब मिले हुए हैं या डर के मारे चुप हैं। उसने तय किया कि वो खुद सबूत ढूंढेगी। फिर एक दिन उसने देखा कि पति का स्टडी रूम खुला है। वो अंदर गई और अलमारी खंगालने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी पेन ड्राइव पर पड़ी। फिर वो अपने कमरे में आई और उसने तुरंत अलमारी से अपना लैपटॉप निकाला और पेन ड्राइव लगाई। उसमें जो था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक वीडियो चल रहा था जिसमें एक लड़का कुर्सी से बंधा हुआ था और रो रहा था। देखो, ये वीडियो भेज रहा हूँ। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो उसकी जान चली जाएगी। वीडियो के अलावा वहां कुछ फाइलें थीं जिनमें फिरौती की रकम, वसूली के रिकॉर्ड और कुछ लोगों की तस्वीरें थी। उसे सब समझ आ गया कि ये लोग कितने बड़े गुंडे और माफिया हैं। वो कांप रही थी, पर उसने वो पेन ड्राइव अपनी पल्लू में छुपा ली। रात के समय में जब विजय, आशा और तीनों बेटे वापस आए तो नई बहू हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ। क्या बकवास कर रही है? किस बारे में बात कर रही है तू? इस बारे में मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोग फिरौती, किडनैपिंग और गुंडागर्दी का काम करते हो। आप लोग अपराधी हो। हाँ, करते हैं। तो तुम क्या कर लोगी? तुम इस घर की बहू हो। तुम हमें नहीं सिखाओगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? क्यों नहीं बताऊंगी? बहू हूँ तो इंसान नहीं हूँ क्या? आप लोग गलत काम कर रही हो और मेरा फर्ज है आप लोगों को रोकना। तुझे समझाया था ना कि ससुराल में रहना है तो अंधा बनकर रहना पड़ेगा। तुझे समझ में नहीं आता क्या? नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पति ने उसे फिर से खींच कर थप्पड़ मारा। वो नीचे गिर गई। तभी माया आगे आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो, ससुराल में रहना है तो बहू को अंधा बनकर रहना होगा। कुछ देखकर भी मत बोलो, कुछ सुनकर भी मत सुनो। दीदी, आप भी? आप लोग इतने गिर चुके हो। तुम क्या कर लोगी? पुलिस केस करोगी? तुम्हारे पास क्या सबूत है हमारे खिलाफ? और ये पेन ड्राइव तुम यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती। हमारी पहुंच पुलिस में इतनी ऊपर तक है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुपचाप यहाँ रहो, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। नई बहू डर गई। उसे लगा कि वो सही कह रहे हैं। वो अकेली उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उसने एक चाल चलने का फैसला किया। वो रोने लगी। सही बात है, मैं आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपना बसा बसाया घर भी नहीं छोड़ सकती। मैं समझ गई हूँ कि ससुराल में रहना है तो बहू को अंधा बनकर रहना पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आ गई ना लाइन पर, ऐसे ही रहना होगा यहाँ। आ गई ना समझ में? तो ठीक है, अब जाओ और जाकर चुपचाप किचन का काम करो, कल मेहमान आने वाले हैं। नई बहू चुपचाप किचन में चली गई और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन वो अपनी जेठानी छाया के पास गई जो छत पर कपड़े फैला रही थी। दीदी, आप कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगी? ऐसे नहीं होता, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तुम इन लोगों को नहीं जानती, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपनी जान प्यारी है। वो वहां से हट गई। नई बहू फिर माया के पास गई। दीदी, आप लोग इतने सालों से यहाँ रहते हो, आपको कुछ नहीं पता? मुझे बताओ, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। इस सब चक्कर में मत पड़ो, हमने कुछ नहीं देखा। जैसे हम चुपचाप रहते हैं वैसे ही तुम भी चुप रहो और उसी में भलाई है तुम्हारी। नई बहू हार नहीं मानी। वो तीसरी बहू रानी के पास उसके कमरे में गई। रानी के चेहरे पर चोट के निशान थे। कविता, तुम इतना मार खाती हो, इतना भयंकर जुल्म सहती हो, पर कुछ कहती क्यों नहीं? तुम्हें बोलना होगा। मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे अपनी जान गंवाना मंजूर नहीं है। हम तीनों इसीलिए अंधी बनी रहती हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
कविता ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस जीप का सायरन सुनाई देने लगा और घर के सभी मर्द हॉल में बने तहखाने में छिप गए। पुलिस ऑफिसर गंगा हॉल में आता है और हॉल में खड़ी चारों बहू के पास जाकर, इस घर का एक भी मर्द दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो सभी, जल्दी बताओ। हमें नहीं मालूम, हमने किसी को नहीं देखा। झूठ मत बोलो, हमें खबर मिली थी कि वो यही है और यहीं से किसी को जाते हुए भी नहीं देखा हमने। वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं, सच सच बताओ वो कहाँ है। हमने किसी को देखा नहीं है, कह दिया ना आपसे। देखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पुलिस की मदद करो, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। अरे पुलिस ऑफिसर, जब हमने किसी को देखा ही नहीं तो हम क्या बता दें आपको। पुलिस ऑफिसर पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता और बहुएं भी अंधी बनी चुपचाप खामोश खड़ी रहती हैं। हार मानकर पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद घर के सभी मर्द तहखाने से निकलकर हॉल में आते हैं और वहां खड़ी तीनों बहुओं से, शाबाश, आज तुम्हारा अंधा होना हमारे काम आ गया। अगर तुम में से किसी ने भी जुबान खोली होती तो उसका क्या हश्र होता कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हाँ, पुलिस वालों को हमारे बारे में खबर किसने करी? जरूर घर से कोई पुलिस का खबरी है। हमें पता है, अगर हमने आपके खिलाफ आवाज उठाई तो हमारा क्या हश्र होगा। हमारा यकीन करो, हम में से किसी ने पुलिस को खबर नहीं की। बहू डरो मत, वैसे भी अगर पुलिस का खबरी इस घर में है तो उसे ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा खबरी भी पुलिस में है। तो अगली बार अगर कोई भी हमें धोखा देने की कोशिश करता है या इस घर में क्या हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं देखने की जुर्रत करता है तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नई बहू समझ गई कि उसे इस लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि उसे मार्केट जाना है। सुनिए ना, मुझे मार्केट जाना है कुछ जरूरी सामान लेने। मुझे टाइम नहीं है और अकेले जाने की परमिशन यहाँ किसी को नहीं है। बेटे ले जा इसे, हम तो वैसे भी बाहर जाने देते नहीं हैं, पर इसके साथ तू चला जा। ठीक है चलो, पर जल्दी करना। रास्ते में नई बहू ने कहा कि उसे पार्लर जाना है और वहाँ उसे 2-3 घंटे लगेंगे। आप मुझे पार्लर छोड़ दीजिए, फिर आप अपना काम कर लीजिए। लौटते वक्त मुझे पिक कर लेना। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। जैसे वो गया, नई बहू पार्लर से बाहर निकली और एक ऑटो में लेकर उसका पीछा करने लगी। वो देखना चाहती थी कि उनका अड्डा कहाँ है। उसने देखा कि उसका पति एक पुरानी सुनसान गोदाम की तरफ जा रहा है। वो चुपके से दीवार के पीछे छुप गई। वहां उसने देखा कि एक लड़की को रस्सियों से बांध कर रखा गया है। उसका पति फोन पर किसी को धमका रहा था। हाँ, इसी जगह पर इतने पैसे लेकर आओ, अगर पुलिस को बताया तो इसकी जान जाएगी। नई बहू ने तुरंत अपना फोन निकाला और छुपकर पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसने वहां की लोकेशन भी अपने फोन में सेव कर ली। वो चुपचाप वापस पार्लर पहुंची और शाम को पति के साथ घर आ गई। आज तो इन सबका काम तमाम होगा। अब बहुत हुआ, अंधा बनने का नाटक अब और नहीं। रात को जब सब सो गए, उसने पुलिस को व्हाट्सएप पर सारे वीडियो, फोटोज और सबूत मेल कर दिए। उसने एक सीनियर इंस्पेक्टर को गुप्त मैसेज भी भेजा। अगली सुबह घर में अजीब सी हलचल थी। विजय के पास किसी का फोन आया। क्या पुलिस की रेड पड़ने वाली है? पर खबर किसने दी? आज तक किसी को हमारे अड्डे के बारे में पता नहीं चला। पापा, ये सब बाद में सोचेंगे, पहले छुप जाते हैं, पुलिस आ रही है। वो लोग अभी भागने की तैयारी कर ही रहे थे कि पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई रुकती हैं। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। विजय खन्ना और उसके तीनों बेटे अपनी बंदूकों की तरफ भागते हैं, लेकिन पुलिस की फोर्स ने हर एग्जिट गेट को सील कर दिया। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सब अपने हाथ ऊपर कर लो वरना गोली मार दी जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप बिना वारंट के मेरे घर में कैसे घुस आए? वारंट भी है तुम्हारे खिलाफ, पक्के सबूत भी। किडनैपिंग, वसूली और हत्या की कोशिश के सारे राज अब हमारे पास हैं। ये सब तूने किया है ना? मुझे पहले ही शक था कि तू हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने कहा था ना कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों ने जो मासूमा के साथ किया उसका हिसाब तो देना ही था। तूने अपने ही सुहाग को जेल भेजने की तैयारी कर ली, तुझे शर्म नहीं आई? जो सुहाग दूसरों की बेटियों को अगवा करता हो और अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो, उसे सुहाग नहीं अपराधी कहते हैं। पुलिस विजय और उसके बेटों को हथकड़ी लगा देती है। माया, छाया और रानी एक कोने में खड़ी कांप रही हैं। आशा सोफे पर गिरकर रोने लगती है। ये क्या नर्क कर दिया तूने? मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। अब हमारा क्या होगा? माँ जी, घर तो तब उजड़ना शुरू हुआ था जब आपने अपने बेटों की गलतियों पर पर्दा डालना शुरू किया। अगर आप शुरू में ही इन्हें रोक देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस वाले सबको ले जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर नई बहू के पास आता है। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। अगर आप ये वीडियो और लोकेशन नहीं भेजती तो शायद हम इन्हें कभी नहीं पकड़ पाते। शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था सर। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो लोग इनके चंगुल में हैं उन्हें सही सलामत छुड़ा लिया जाए।
पुलिस के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर जाता है। नई बहू अपनी तीनों जेठानियों के पास जाती है। दीदी, अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे घर। पर अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग कहेंगे कि हमारा पति जेल में है। समाज क्या कहेगा इसकी चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि अब आप आजाद हैं। अब आपको कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई आपके बाल पकड़कर नहीं खींचेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सब खत्म हो गया। मैं इतने सालों से उस अंधेपन की आदी हो गई थी। मुझे उजाला भी डरा रहा है। नहीं छाया दीदी, छोटी ने सही कहा। हमें भी उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन हम डरपोक थे। तभी आशा गुस्से में उठती है और नई बहू की तरफ बढ़ती है। निकल जा इस घर से। तूने मेरे बेटों को जेल भिजवाया है। तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। मैं वैसे भी यहाँ नहीं रहने वाली माँ जी, लेकिन जाने से पहले मैं इन तीनों को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या ये कहीं नहीं जाएंगी? ये मेरे घर की बहुएं हैं। दीदी, क्या आप अभी भी इसी नरक में रहना चाहती हो या मेरे साथ चलकर अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहती हैं? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अब ये घुटन भरी जिंदगी और नहीं जीनी। मैं भी चलूंगी। मुझे भी अपनी खोई हुई पहचान वापस चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब साथ मिलकर कुछ नया शुरू करेंगे। चारों औरतें अपने बैग पैक करती हैं। आशा उन्हें रोकती है पर कोई नहीं सुनता। वो चारों हवेली के बड़े गेट से बाहर निकलती हैं। बाहर ताजी हवा और खुला आसमान उनका इंतजार कर रहा है। याद रखना, ससुराल में रहने के लिए अंधा बनना जरूरी नहीं है। जरूरी है अपनी आवाज को जिंदा रखना। कुछ महीने बीत जाते हैं। चारों औरतों ने मिलकर एक छोटा सा कैफे खोला है जिसका नाम रखा है नया आगाज। वहाँ सब बहुत खुश हैं और मेहनत कर रहे हैं। आज तो बहुत भीड़ है कैफे में। छोटी, जरा तो कॉफी एक्स्ट्रा बना दो। अभी आई दीदी। आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। तभी कैफे में कुछ शराबी लड़के आते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। अरे जल्दी सर्विस दो, क्या देख रही हो? आप तमीज से बात कीजिए, वरना आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। तो मजा से क्या आएगी? जानते हैं मेरा बाप कौन है? कविता आगे आती है और उस शराबी लड़के का हाथ पकड़कर उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। तुम्हारा बाप जो भी हो, यहाँ सिर्फ कानून चलता है और औरतों से बदतमीजी करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। लड़के डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कैफे में मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। वाह, तुमने तो आज फिर से कमाल कर दिया। सच में अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख गई हैं। शाम को जब कैफे बंद होता है, चारों माया, छाया, रानी और कविता साथ बैठती हैं। पता है, कभी कभी मुझे डर लगता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, लेकिन आज आप सबको मुस्कुराते हुए देखकर मुझे गर्व होता है। तुमने हमें सिर्फ जेल से नहीं निकाला, बल्कि हमारे मन के उस अंधेपन को भी दूर कर दिया जो हमें चुप रहने पर मजबूर करता था। अब हमें कोई कभी नहीं कहेगा कि ससुराल में रहना है तो अंधा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो हम हर उस गलत चीज को देखेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे जो हमारे सामने होगी। तभी न्यूज चैनल पर खबर आती है कि विजय खन्ना और उसके बेटों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये सुनकर उन सबके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। खामोशी कभी समाधान नहीं होती। जुल्म को सहना भी एक जुल्म है। इसलिए अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतारी और गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ थामती हैं और अंधेरी रात में एक नई उम्मीद की रोशनी की तरह खड़ी होती हैं। अब उनके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने डर की बेड़ियों को तोड़ दिया है। उस दिन के बाद कोई भी बहू अंधी नहीं रही, बल्कि अपने आसपास होते जुर्म के खिलाफ आवाज उठाती। और इधर जेल में कैद उनके पति और ससुर। पता नहीं चला हमारी घर की बहुओं की आंखें कब आ गईं। अगर हम समय रहते सावधान होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। पापा, वैसे गलती हमारी है जो हमने इतना जुल्म किया और उन्हें दबाया, और ये भूल गई कि इंसान के कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा? अब हमारी पूरी उम्र जेल में बीतने वाली है बेटा। घर की बहुएं जब तक अंधी थी तब तक घर के सभी मर्दों ने उन पर जुल्म किया और मौज की, लेकिन जैसे उन्होंने अपना हक जाना और थोड़ी हिम्मत की, वैसी उन्हें आजादी मिली और जुल्म करने वालों को कैद और चारों बहू बहन की तरह रहने लगी।